जी नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस प्रैक्टिस बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे जनरल साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, और वो आपके रहेगा इसमें अम्ल, सार और लवण के बारे में। ये मुख्य रूप से टॉपिक एक ऐसा है जो आपके आरपीएफ, रेलवे डी ग्रुप और जितने भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर 100% है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और पिछले एग्जाम के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी हम यहाँ पर साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप ज़रूर जुड़े रहिए यहाँ पे, और एकदम अच्छे से ये आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। इस वीडियो के अंदर ये आपका लगभग टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी हमने क्लासेज और अपलोड कर रखी है, लाइव क्लासेज, जिसमें आपके एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, और इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा जो इस प्रैक्टिस बुक का जो एप्लीकेशन है उसको आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज से लेकर नोट्स वगैरह और जितने भी अन्य कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपके विशेष को स्पेशल छूट चल रही है, तो उनको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। देखो, यहाँ पर अम्ल और सार के बारे में अगर हम बात करें, सिंपल सा अगर मीनिंग समझना चाहिए तो पहली बात तो यहाँ पर एसिड्स, इनको हम कहेंगे यहाँ पे बेस, और ये होगा सॉल्ट। इनके बारे में पढ़ने वाले। देखो, एसिड्स के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे सामान्यतः आप ये जानते हो दैनिक जीवन के अंदर ये जितने भी आपके तीनों केमिकल्स हैं ये काम में भी आते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पर जो जनरली आपके हमें अगर पूछ लिया जाए एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है, तो हम इनमें अंतर जो करना आपने जो अंतर कर सकते हैं, तो वो पहला होता है अंतर इनके स्वाद के आधार पर। किसके आधार पर? स्वाद। अब जो केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं या कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये अम्ल होगा या सार, स्वाद के आधार पे। लेकिन जिनको टेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए अलग मेथड है कि उनका पता कैसे लगाएंगे कि ये अम्ल होगा या फिर सार होगा। क्लियर रहना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। अम्ल के बारे में पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना कि इनका जो स्वाद होता है हमेशा, वो हमेशा स्वाद कैसा होगा? ये खट्टा होता है। स्वाद खट्टा होगा या खट्टा होता है। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये आता है यहाँ पे अम्ल के बारे में, जैसे कि हमारे पास में ये एक बीकर है इस प्रकार से। इस बीकर के अंदर यहाँ पर ये पानी भर रखा है पूरा का पूरा, और इसके ऊपर यहाँ पर एक एसिड की बोतल है, और इसमें से हम यहाँ पर इसके अंदर एसिड डाल रहे हैं। तो ये जब एसिड इस वाटर के अंदर मिक्स किया जाएगा तो एसिड होगा वो अपने आयन्स में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर जो आयन बनाएगा वो बनाएगा H+ आयन। ये जो अपना आयन बनाएगा वो कौन सा आयन बनाएगा? H+ आयन बनाएगा। बाकी और भी आयन्स बनेंगे, यहाँ पर माइनस आयन्स भी बनेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव यहाँ पे H+ आयन बनता है। तो इसका मतलब जो एसिड होगा वो जलीय विलयन में, मतलब जो अम्ल है ये अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+। या इस H+ का नाम आता है हाइड्रेनियम आयन। कौन सा आयन आता है? हाइड्रेनियम आयन। हाइड्रेनियम आयन। आपको एग्जाम के अंदर H+ नाम नहीं देगा, वो देगा आपको हाइड्रेनियम आयन। ये आयन्स देगा आपको, तो ध्यान में रखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाइड्रेनियम। अगला देखो दूसरा पॉइंट इसी के संदर्भ में, यहाँ पर तीसरा पॉइंट, सॉरी, देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं ये ध्यान में रखना, इस एसिड की जो pH मान होगा वो pH का मान यहाँ पर इसमें 0 से लेकर 7 के मध्य, 0 से लेकर 7 के मध्य होता है। अब ये 0 से 7 pH मान क्या है, तो हम इसी के आगे हम पढ़ेंगे भी pH क्या होता है, pH स्केल क्या होता है, विभिन्न पदार्थों की pH के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार इतना ध्यान में रखना, एसिड की जो pH होती है वो होती है 0 से 7 के मध्य। देखो फोर्थ नंबर पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना होता है यहाँ पे कि एक इसके अंदर हम यहाँ पे इसको चेक करने के लिए, अगर उनका स्वाद हम अगर कुछ केमिकल्स को हम टेस्ट करके अगर पता नहीं लगा सकते, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन पदार्थों की हम बता सकते हैं कलर चेंज होगा या फिर कोई भी और मेथड्स कि ये एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो उन्हीं पदार्थों के अंदर एक हमारे पास में आता है लिटमस पेपर। क्या आता है यहाँ पे? लिटमस पेपर।
अब देखो लिटमस पेपर के बारे में नाम जैसे आता है तो आपके माइंड में एक सवाल क्यों खड़ा होता है कि भाई लिटमस पेपर है क्या। तो इस लिटमस पेपर से रिलेटेड जो भी बातें बनती है उसको हम यहाँ पे इस नई स्लाइड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ध्यान में रखना यहाँ पर कि अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए, अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए, अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए, पहचान करने के लिए, करने के लिए कुछ विशेष, कुछ विशेष, कुछ विशेष पदार्थ काम में लिए जाते हैं। कुछ विशेष पदार्थ काम में लिए जाते हैं। कुछ विशेष पदार्थ काम में लिए जाते हैं जिन्हें सूचक या इंडिकेटर्स, सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। देखो कुछ पदार्थ जो काम में लेते हैं उनको हम सूचक कहते हैं, जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं, सूचक। अब बात करें यहां पर कि सर ये सूचक है, इन सूचक के प्रकार बताइए। सूचक के प्रकार कि सूचक है गुरुजी ये कितने प्रकार का होता है। अब सूचक मतलब इंडिकेटर जो हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताएगा। तो ये जो सूचक है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सूचक या इंडिकेटर्स, सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्य रूप से, एक मिनट, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से सूचक होते हैं। सबसे पहले एक सूचक का जो नाम आता है वो आता है यहां पर प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। इसी के बाद में एक जो सेकेंड नंबर जो सूचक का नाम आता है उसका नाम होता है कृत्रिम सूचक। कौन सा होता है, कृत्रिम सूचक। और एक जो थर्ड नंबर नाम आता है उसका नाम होता है यहाँ पे गंधीय सूचक। कौन सा होगा, गंधीय सूचक, या इनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये हमारे पास में यहाँ पे सूचक के बारे में कि सूचक है वो टोटल 3 प्रकार के हैं यहाँ पे, जो हमें अम्ल और क्षार की पहचान करवाएंगे। और इन सूचक को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आप नाम के आधार पर इनके अंदर बता सकते हो कि ये जो सूचक होंगे ये 3 प्रकार के यहाँ पर कौन कौन से होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर जो नाम लिख रखा है वो एकदम आसान तरीके से है, और वो आसान तरीका ऐसे है, इसके अंदर एक बार स्लाइड को थोड़ा साइड में कर देते हैं। इसमें देखो आसान तरीका कौन कौन सा है और सूचक के जो प्रकार हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर देखोगे, एक मिनट इस स्लाइड को वापस रीसाइज करते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है प्राकृतिक सूचक। आपको इसमें नाम से ये पता लग रहा होगा कि यह सूचक प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थों से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। नाम से पता लग रहा है भी प्राकृतिक, नेचुरल इंडिकेटर्स है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं वो आपके नेचुरल। अगला कौन सा सूचक है यहाँ पे, कृत्रिम सूचक। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी नाम से पता लग रहा होगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, मतलब मानव निर्मित सूचक। मानव निर्मित सूचक वो कौन से कहलाते हैं, आपके कृत्रिम सूचक। और अगले हैं यहाँ पे ओल्ड फैक्ट्री या फिर गंधीय सूचक। और इनके अंदर भी नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ऐसे सूचक जिनके अंदर स्मेल मतलब गंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल होगा या फिर क्षार होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपके गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक को हम यहाँ पर गंध के द्वारा पता लगाना।
तो वो कौन से हो जाएंगे, गंधीय सूचक हो जाएंगे। अब हमें परिभाषा नहीं पूछेगा, हमें वहां पर पूछेगा इनसे रिलेटेड आपके उदाहरण कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है और कौन सा गंधीय सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक की बात करें तो इसके अंदर प्राकृतिक सूचक के अंदर सामान्यतः जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो लिया जाता है लिटमस पेपर। किसका एग्जाम्पल लिया जाता है, लिटमस पेपर। फिर लिटमस पेपर के बारे में बात ये आती है लिटमस पेपर कौन से पादपों से और कहां से प्राप्त होता है। तो पादपों का एक वर्ग होता है जिसका नाम होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के लीचेन या लाइकेन ग्रुप से होता है। लीचेन, LICHEN, लीचेन समूह से प्राप्त, लीचेन समूह से प्राप्त। तो ध्यान में रखना जो लिटमस पेपर है वो किससे प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त होता है थैलोफाइटा का एक विशेष समूह होता है जिसको हम लीचेन या लाइकेन कहते हैं, उसे यहां से हमें यह मुख्य रूप से प्राप्त होगा लिटमस पेपर। क्लियर है बात। यहाँ पे जो भी चीजें समझा रहा हूं उनको साथ में आप नोट्स की तरह आप लिखते जाना, क्योंकि ये जब सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी तो कोई क्वेश्चन आपके बाकी नहीं रहेगा। फिर गुरुजी इधर बात करते हैं कि कृत्रिम सूचक कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दीजिए और इनका एड्रेस बताइए और इनका आप आईडी वगैरह बताइए। तो देखो कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक के अंदर सामान्यतः जो काम में लिया जाता है वर्ड, उसके अंदर एक तो आता है आपके फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन, कौन सी थैली, फिनोल्फथैलिन। और एक इसके अंदर आता है ऑरेंज, कौन सा ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। ये दो ऐसे सूचक है फिनोल्फथैलिन और मैथिल ऑरेंज जो किस कैटेगरी में आते हैं, कृत्रिम सूचक। जो प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। क्लियर है। अगला होता है गंधीय सूचक। ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, क्योंकि गंधीय सूचक से सवाल भी आते हैं एग्जाम के अंदर कि गंधीय सूचक कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये इसके अंदर देखो नाम से पता लग रहा होगा गंध, और गंध किस में से आती है, कुछ ऐसे पदार्थ जो खाने वाले भी हो सकते हैं या कुछ ऐसा ऑयल भी मैटर भी हो सकता है। तो गंधीय सूचक के अंदर एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपको पहला जो याद रखना है इसके अंदर वो हो जाएगा प्याज का रस। प्याज का रस ये अम्ल और सार में डालेंगे तो इसकी तीक्ष्ण गंध वगैरह आती है, तो उसे हमें पता लगता है। एक हो जाएगा वनीला, वनीला। और एक हो जाएगा लौंग का तेल, लौंग का तेल नहीं, लौंग का तेल, लौंग का तेल। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, गंधीय सूचक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये आपको सूचक के बारे में तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, और सूचक से अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मेन आपको यहाँ पे लीचेन या लाइकेन वाला ये ध्यान में रखना है जो हमें लिटमस प्राप्त होता है। अब चलते हैं वापिस हमारी इस स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर अब लिटमस पेपर के बारे में आते हैं। एसिड होगा, इसमें लिटमस पेपर कैसा होगा। देखो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर अम्ल के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल। आपको इस अम्ल में जो नाम याद रखना है वो याद रखना है अनिल। अनिल है, अनिल नाम याद रखना है। देखो अनिल क्या होगा, ए से क्या हो जाएगा सर, अम्ल हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा, नीला। एक मिनट, नी से क्या हो जाएगा इसके अंदर, नीला। और ला से क्या हो जाएगा, लाल। इसका मतलब यह हुआ गुरुजी यहाँ पर कि सर जब अम्ल के अंदर लिटमस पेपर को डाला जाता है, कौन सा लिटमस पेपर, नीला, तो वो कौन से रंग में हो जाएगा, लाल रंग में हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास में ये मान लो आपके एक छोटा सा आपके यहाँ पर बीकर ले रखा है, इसमें डाल रखा है कोई भी एसिड है, मान लो HCl वगैरह भरा हुआ है। क्या है यहाँ पे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर भर रखा है। अब इसके अंदर ये जो ब्लू लिटमस पेपर अगर डालेंगे, ये मान लो ब्लू लिटमस पेपर हमने डाला इसमें, ये ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाल दिया। एक मिनट, ये ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही इस लिटमस पेपर को बाहर निकाला जाएगा तो ये ब्लू से लिटमस पेपर, ध्यान में रखना जितना हमने अंदर डाला है, जितना हमने अंदर डाला है वो उतना का उतना भाग आपकी कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ये मान लो इतना भाग हमने आगे वाला इसके एसिड के अंदर डाला है, और बाकी भाग जो होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा।
ये इस प्रकार का, मतलब ये जो आप रंग देखोगे इसमें, वो आगे का रंग कैसा हो गया, इसके अंदर लाल, कैसा हो गया, लाल। तो नीले से कैसा हुआ, लाल। तो अनील याद रखो, अनील वर्ड ये, ए से अम्ल, नीले से क्या हो जाता है, लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। ये किसके बारे में डिटेल से, यहाँ पे अम्ल के बारे में। क्या सर अम्ल के बारे में और भी डिटेल से, क्या, बिल्कुल है, वो भी हम यहाँ पर साथ में पढ़ लेते हैं। देखो हमें यहाँ पर कई बार उदाहरण पूछ लेते हैं कि किसके उदाहरण गुरुजी, वो है हमारे पास में अम्ल के उदाहरण। किसके उदाहरण, अम्ल के उदाहरण, कि गुरुजी अम्ल के उदाहरण बताइए हमें, अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं, बिल्कुल बात करते हैं। अम्ल के उदाहरण के अंदर एक जो उदाहरण आता है वो आता है यहाँ पे HCl, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक तो ये अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक जो दूसरा अम्ल होता है उसका नाम आप ध्यान में रखना, H2SO4। H2SO4 ये क्या है गुरुजी, H2SO4। इस H2SO4 को हम जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से। किस नाम से, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल है, या फिर आप इसको तेजाब भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, तेजाब। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अम्लों का राजा। अभी अम्लों का राजा कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उद्योगों के अंदर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति H2SO4 की खपत के आधार पर आंकी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति H2SO4 की खपत के आधार पर आंकी जाती है। मतलब जिस देश के अंदर H2SO4 की ज़्यादा खपत होगी उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि H2SO4 का जो ज़्यादातर उपयोग है वो उद्योग धंधों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, औद्योगिक इकाइयों के अंदर होता है। और औद्योगिक इकाइयों के अंदर जितना ज़्यादा उपयोग होगा उसका मतलब उद्योग धंधे उतने ही ज़्यादा चल रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ भाई, कोई फैक्ट्री है उसके अंदर ज़्यादा आदमी काम करे, मतलब उस फैक्ट्री में काम अच्छा खासा चल रहा है। और एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मजदूर है, वो पूरा काम कर लेते हैं, इसका मतलब उस फैक्ट्री में कम प्रोडक्शन हो रहा है, या उस फैक्ट्री में जो माल बन रहा है वो कम बन रहा है, इसीलिए कम मजदूरों की आवश्यकता। वैसे ही H2SO4 ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा आपकी यूज होगा, उसका मतलब उस देश के अंदर उद्योग धंधे बहुत ही शानदार हाई लेवल के चल रहे हैं। और जितने ज़्यादा उद्योग धंधे चलेंगे उस देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक इनकम जो होगी, उसकी इकोनॉमिक जो होगी वो बहुत ही शानदार होगी। ये आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। किसके बारे में, H2SO4। गुरुजी और भी कोई एसिड है क्या, बिल्कुल है, HNO3। इस HNO3 को हम कहते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और कोई एसिड, बिल्कुल है और एसिड, जैसे एक होता है इसमें, उसका हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला होता है HCOOH। ये कौन सा एसिड है गुरुजी, ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। तो सर मेथेनोइक अम्ल कौन सा होता है, तो चाहे आप फॉर्मिक अम्ल कहो चाहे आप मेथेनोइक अम्ल कहो, एक ही बात है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, दोनों का फॉर्मूला ही सेम है। तो आप फॉर्मिक अम्ल कह दो चाहे मेथेनोइक अम्ल कह दो, दोनों एक तरीके के ही है, दोनों का फॉर्मूला सेम, नाम है वो अलग अलग। ये फॉर्मिक अम्ल सर किस में पाया जाता है, तो इसमें ध्यान में रखना कि फॉर्मिक अम्ल होता है ये मधुमक्खी व चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल होता है। क्लियर है बात। 5वां देखो, एक होता है CH3COOH,
ये कौन सा एसिड है गुरुजी? ये है एथेनोइक अम्ल। कौन सा है? एथेनोइक अम्ल। अब ये जो एथेनोइक अम्ल होता है ये किस काम में आता है? इस एथेनोइक अम्ल का ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रोल कि इसका 4 से 5% विलियन, इसका 4 से 5% विलियन, 5% विलियन सिरका कहलाता है, विनेगार। क्या कहलाता है? सिरका या फिर विनेगार कहलाता है। किसका 4 से 5% सॉल्यूशन? इस एथेनोइक अम्ल का 4 से 5% सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सिरका। इस सिरके का उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना। सिरका है, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक, परिरक्षक मतलब लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? इस एथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसी एथेनोइक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये कम तापमान पर भी क्या हो जाता है? जम जाता है। इस कारण इसको हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसको? इस CH3COOH को। तो ये हमारे पास में अम्ल के थे यहाँ पर उदाहरण, याद रहेंगे। चले नेक्स्ट। हमने यहाँ पर बात की थी कि भी ये तो अम्ल के बारे में, तो अम्ल की जो सामान्य डिटेल है वो यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब किसके बारे में पढ़ना है गुरुजी? सार के बारे में। तो चलो नेक्स्ट जो स्लाइड लेते हैं ये सार के बारे में लेते हैं यहाँ पर। अगला जो 2 नंबर है वो है सार, इसके बारे में पढ़ना है। देखो, जो अम्ल के अंदर सारी चीजें पड़ी थी उनका अपोजिट ध्यान रखना है। किसमें? सार के अंदर। देखो, सार में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आता है सार का जो स्वाद होता है। फिर नेक्स्ट आता है सार के अंदर कि जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आयन, मतलब ये जलीय विलयन के अंदर कौन सा आयन देते हैं वो यहां पर आएगा। अगला जो तीसरा जो इसके अंदर होता है वो होगा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और एक इसके अंदर होगा वो होगा यहां पर ध्यान रखना पीएच के बारे में। किसके बारे में? पीएच। इन सब के बारे में बात करते हैं एक को पकड़ पकड़ के। सबसे पहले स्वाद, इसका जो स्वाद होगा वो होगा कड़वा। एक इसके अंदर थोड़ा हम छोटा कर देते इसको। सार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा। और अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे खट्टा होता है, याद रहेगा। जलीय विलयन में ये आपके OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। लेकिन जो अम्ल थे वो आपके जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो इसका मतलब सर H प्लस आयन हाइड्रेनियम आयन था, वैसे OH माइनस आयन कौन सा होगा? ये होगा हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ये आयन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। लिटमस पेपर के लिए चर्चा करें तो अम्ल लिटमस पेपर को कैसा करता है? लाल। अनिल वर्ड याद रखा था, इसमें आपको वर्ड याद रखो सालानी। कौन सी लानी? सालानी। सा का मतलब क्या होगा? सार गुरुजी। ला का मतलब क्या हो जाएगा? लाल। नी का मतलब क्या हो जाएगा? नीला। इसका मतलब सार के अंदर जब आप लाल लिटमस पेपर डालोगे तो सार उस लाल को कैसा कर देगा? यहां पर नीला कर देगा। सार होगा वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? नीला कर देगा। तो सार के अंदर सालानी और अम्ल के अंदर अनिल, ये 2 वर्ड याद रखो। पीएच की वैल्यू गुरुजी इसके अंदर होगी 7.14, ये इसकी पीएच की वैल्यू होती है। जैसे अम्ल के अंदर हमने उदाहरण पढ़े थे, क्या वैसे के वैसे सार के अंदर उदाहरण है? बिल्कुल सार के अंदर उदाहरण है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि सार के अंदर कौन कौन से उदाहरण आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। सार के अंदर एक सबसे पहले कॉमन एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, वो आता है KOH। KOH इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस नाम से जानते हैं इसको? पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला दूसरा इसके अंदर NaOH, जिसको हम जानते हैं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही ध्यान में रखना प्रबल सार की कैटेगरी के अंदर आते हैं। प्रबल सार, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस, इस कैटेगरी में कौन सा आते हैं, ये दो ध्यान रखना। और भी कोई है क्या? बिल्कुल है इसके अंदर, जैसे CaOH का वोल्टवाइस, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और किस नाम से जानते हैं इसको? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। ये इसका अन्य नाम है, ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसके साथ में पानी मिला हुआ है। इसके अलावा एक आप ध्यान में रखना, इसी के अंदर एक आपके और आता है MgOH का वोल्टवाइस। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो कई बार एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो ध्यान में रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या फिर MOM भी कह सकते हो शॉर्ट में, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मोम, MgOH का वोल्टवाइस। तो ये हमारे पास में कुछ मुख्य रूप से ध्यान में रखना कि ये सार के उदाहरण हैं, जिसमें से ये पहले दो उदाहरण हैं, ये प्रबल सार के उदाहरण हैं, प्रबल सार। और ये जो दो उदाहरण हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर दुर्बल सार के उदाहरण। किसके? दुर्बल सार। ये आपको चीजें यहाँ पे अम्ल और सार के बारे में अभी तक जो जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, उसके अंदर ध्यान में रखना है। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। जैसे ही अम्ल और सार के बारे में आप पढ़ते हो, तो फिर से इसके अंदर एक नया टॉपिक खड़ा हो जाता है, और वो टॉपिक ये खड़ा होता है यहाँ पर कि सर पीएच के बारे में, ये पीएच है क्या, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। देखो, पीएच के बारे में बात करते हैं, और सामान्यतः आप पीएच के बारे में ये ध्यान में रखना कि पी का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, इसी के अंदर मैं आपको समझाऊं कि पी है, ये पोटेंज नाम होता है, इसका मतलब पोटेंज, पोटेंज। और एच का मतलब होगा H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, या H प्लस की सांद्रता। क्या होगा? H प्लस की सांद्रता। ये है यहाँ पर मतलब इसमें P का मतलब हो जाएगा पोटेंज। और ये जो पोटेंज है, ये एक टाइप का जर्मन शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है शक्ति। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर साथ में मिलाए हम यहाँ पर, तो साथ में मिलाते हैं तो ये बनता है कि H प्लस आयनों की सांद्रता। देखो, इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको, पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा। और परिभाषा ये बनती है यहाँ पर कि H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो ये आपके सामने यहाँ पे पीएच की परिभाषा आ जाती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। अब पीएच बराबर ये होता है इसके अंदर कि पीएच बराबर log 10 और यहाँ पर H प्लस आयंस की सांद्रता, ये आता है यहाँ पर। ये इसका फॉर्मूला होता है पीएच का, और ये ध्यान रखना आप, है ना, पीएच के बारे में। अगला आता है हमारे पास में पीएच स्केल। कौन सा स्केल? पीएच। देखो, पीएच स्केल क्या होता है।
पीएच स्केल ध्यान में रखना, ऐसा स्केल, ऐसा स्केल जो पीएच के विभिन्न मानों को, पीएच के विभिन्न मानों को, विभिन्न मानों को दर्शाता है, दर्शाता है, पीएच स्केल कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। ये हमारे पास में पीएच स्केल की परिभाषा। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि पीएच के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, तो पीएच के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। इन्होंने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। कौन से वैज्ञानिक ने? सोरेनसन ने। याद रहेगा साथ में, सोरेनसन ध्यान में रखना। जैसे परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, वैसे ही इन पीएच के बारे में बताया था, उनका नाम था सोरेनसन। याद रहेगा। पीएच स्केल में 1 से 14 तक ऐसी कोई एक स्केल होती है जिसमें अलग अलग कलर भी होते हैं साथ में, और यहाँ से 0 से लेकर बीच में 7 और यहाँ पर 14, ये वैल्यू अलग अलग यहाँ पर लिखी हुई होती है। और उसके आधार पे हम यहाँ पे अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रबल होगा और कौन सा ज़्यादा दुर्बल होता है। ये आपके पीएच और पीएच स्केल। इसी के अंदर आपको कुछ ये ध्यान में रखना है यहाँ पर पॉइंट, जैसे आपको पूछा जाए कि HCl, एक मिनट, इसमें इस तरीके से आएगा, H2SO4 की पीएच, H2SO4 की पीएच का मान कितना होता है? H2SO4 का पीएच मान होता है 1.2। कितना होगा? 1.2। एक आता आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच मान का पीएच इसका होगा 14। कितना होगा? 14 होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 12 से 14 ध्यान रखना, इसका कितना? 12 से 14 ध्यान रखना। अगला एक इसके अंदर आता है यहाँ पे आसुत जल, मिनरल वाटर, आसुत जल। इस आसुत जल का पीएच मान होता है 7। और एक आता है रक्त, ब्लड, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। और एक इसके अंदर आप ध्यान में रखना, यहाँ पर ये H2SO4, यहाँ पर लगभग आप इसमें 0 से 1 के बीच याद रखो, 0 से 1। एक आता है जठर रस, जठर रस, और जठर रस की जो पीएच का मान होता है वो होता है 1.2। जठर रस जो आपके HCl होता है अमाशय के अंदर, उसकी पीएच का मान ये दे रखा है। तो ये थोड़े बहुत आप पीएच के मान है वो ध्यान में रखना। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आंसू का जो पीएच मान होता है वो भी कितना होता है? 7.4। चले यहां से नेक्स्ट देखो। अब हमें यहाँ पर अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर वो ये पढ़ना है कि अम्लों के उदाहरण, अम्लों के उदाहरण, अम्लों के उदाहरण। देखो अम्लों के उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें एक ध्यान में रखना है यहाँ पे, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल, पाए जाने वाला अम्ल, मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल। एक होता है यहां पर ध्यान में रखना, इमली में पाया जाने वाला अम्ल, इमली में पाया या पाए जाने वाले अम्ल, पाए जाने वाले अम्ल। और एक इसके अंदर लिखा जाता है आपके 3rd नंबर, वो लिखा जाता है आपके टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल, टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल। एक सामान्यतः इसमें और पूछा जाता है और वो होता है दही में। ये लगभग सारे जानते, दही में पाए जाने वाले अम्ल, पाए जाने वाले अम्ल। और एक इसके अंदर आता है यहां पर, अब देखो नेक्स्ट, दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। एक आता है यहां पे
नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, और एक आता है 6 नंबर यहाँ पर, और वो आता है संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, अम्ल का। और एक और लिखो तो आप 7 नंबर ये लिख सकते हो, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल। देखो इन सब के अंदर क्या आंसर होगा, और यहीं से आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यहां से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। लगभग टोटल हमने यहाँ पर 7 पॉइंट लिखे और 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए एनी टाइम। सिंपल सा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो इसके अंदर होता है मेथेनोइक अम्ल। इसको छोटा कर देते थोड़ा। इसके अंदर होगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, या इसी अम्ल का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल ये होता है। मेथेनोइक अम्ल कहो चाहे फॉर्मिक अम्ल कहो। अगला है इमली में पाया जाने वाला अम्ल, वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल। ये होगा किसके अंदर? इमली में। टमाटर के बीजों के अंदर विशेष रूप से जो खट्टापन होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। ऑक्सेलिक अम्ल, ये याद रखना होता है। वैसे ही दही में, ये तो आपको पता होगा भी, दही के अंदर विशेष रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो दूध से दही को कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे। तो उनके अंदर लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या शॉर्ट में LAB के नाम से जानते हैं। और वो जो LAB वाले होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो उसके अंदर दही में पाए जाने वाले हो जाएंगे लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। एक कॉमन बात और मैं आपको यहां पर बताऊं लैक्टिक एसिड से रिलेटेड, कि जो लैक्टिक एसिड होते हैं ये विशेष रूप से जो लैक्टिक एसिड है, ये जब पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जब हमारी मांसपेशियों में प्रवेश करते हैं तो उस समय ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में थकान होती है वो जल्दी उत्पन्न होती है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। याद रहेगा इतना। अगला है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। देखो नींबू के अंदर खट्टे पदार्थ होते हैं, उनके अंदर लगभग जो आपके अम्ल होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। अगला है संतरे में पाया जाने वाला अम्ल, इसमें होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसी एस्कॉर्बिक अम्ल से नाम याद रखना कि विटामिन जो सी होता है, जो पानी के अंदर घुलनशील है, उस विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम भी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, शरीर पर रेड कलर के चकत्ते बन जाते हैं। किसमें? विटामिन सी की कमी से। अगला है सिरका, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। सिरका में जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। तो ये अम्ल के बारे में आपको सारी की सारी जो कॉमन चीजें वो आपको पता रखनी है। तो यहाँ पर हमने अम्ल और क्षार इन दो के बारे में लगभग हमने चीजें वो कवर कर ली, और पीएच के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली है। एक आपने देखा होगा शुरुआत में इस टॉपिक का नाम, उसका नाम था अम्ल, क्षार और लवण। इसका मतलब अम्ल के बारे में पढ़ लिया, क्षार के बारे में पढ़ लिया, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? लवण के बारे में। और आपको इतना पता होगा कि जब भी लवण की बात करते हैं तो हमारे सामने एक अभिक्रिया का नाम आता है, उस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया की जब भी बात करते हैं तो सामान्यतः अम्ल होगा वो जब भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल होगा वो जब भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षार होगा ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा, और जो अम्ल होगा वो क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देगा।
ये हमें यहाँ पर चीज है वो समझनी है अभिक्रिया के द्वारा। जैसे कॉमन इसको लैंग्वेज के अंदर अगर लिखना चाहिए यहाँ पर, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे अम्ल और साथ में लिखा है यहाँ पे सार। अम्ल और साथ में क्या लिखा है यहाँ पर, सार। तो आप देखोगे अम्ल और सार, इन दोनों की अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जब भी दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे आपके लवण और प्लस साथ में किसका निर्माण करेंगे, पानी। इसका पानी पानी निकल जाएगा। देखो अम्ल और सार, चाहे आप अम्ल यहाँ पर कोई भी लो और चाहे सार कोई भी लो। जैसे हम यहाँ पर जो अम्ल ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सार ले रहे हैं यहाँ पर NaOH। ये हमारे पास में अभिक्रिया, ये इसके अंदर लगाया हमने यहाँ पर तीर सीधा। और अभिक्रिया से पहले जो भी चीज़ें लिखी जाती है तीर के निशान से पहले, उनको हम कहते हैं अभिकारक। इतने आप थोड़े बहुत तो इंटेलिजेंट हो ही पढ़ने वाले। क्या कहते हैं उनको, अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और अभिक्रिया के बाद में जो भी चीज़ बनेगी उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट तो बना ही सकते हो आप, और बनाने में आप माहिर हो। प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि भी जब इस NaOH को पानी में डालोगे तो ये Na+ और OH- में टूटेगा, और HCl को जब पानी में डालोगे तो H+ और Cl- में टूटेगा। सिंपल सी बात है। तो इस Na+ को इस Cl- के साथ जोड़ना है, तो जो लवण बनेगा वो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। और एक बनेगा पानी का फॉर्मूला H2O। T2O तो ये भारी जल होता है, ध्यान रखना। ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिक के अभिक्रियाओं के अंदर, ध्यान रखना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं H2O लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये अभिक्रिया के बाद में जो भी चीज बनेगी उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्पाद के नाम से। तो ये जो अभिक्रिया हुई वो कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब सर इस अम्ल का पीएच भी, हमारे पास में जो एसिड है इसका पीएच भी क्या है यहाँ पर, प्रबल, और ये भी क्या है यहाँ पे, प्रबल। तो ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, तो भिड़ने के कारण ये एक दूसरे की ऊर्जा या फिर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और हमारे सामने एक उदासीन लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा, उदासीन लवण। और इस उदासीन लवण की जो पीएच की वैल्यू होगी, वो पीएच की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी, 7 रहेगी। ये आई बात समझ में आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई भी अभिक्रिया दे आपको उदासीनीकरण, तो हमेशा ध्यान में रखना अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, सार के साथ, तभी लवण बनता है, और साथ में किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। चले यहाँ से नेक्स्ट आपको मैं ये बता दूं इसी के अंदर कि हमारे पास में एक अभिक्रिया और आती है, इसके अंदर पूछी जाती है, और वो अभिक्रिया देखो किस प्रकार से होगी। देखो एक अभिक्रिया आती है इसके अंदर हमारे पास में पूछी जाती है क्लोर सार अभिक्रिया। क्लोर सार अभिक्रिया, क्लोर सार अभिक्रिया इसी अम्ल और सार के अंदर है। देखो क्लोर सार अभिक्रिया क्या कहते हैं। क्लोर सार अभिक्रिया के अंदर इतना ध्यान रखना होता है कि जो NaCl होता है ना, इस NaCl को डाला जाता है जल के अंदर। आप पानी लो और पानी के अंदर नमक मिलाओ और उसमें करंट प्रवाहित कर दो, तब जो अभिक्रिया होगी वो आपकी कौन सी होती है, क्लोर सार अभिक्रिया। कहने के पीछे कारण क्या, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास में क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, और ये है जल का फॉर्मूला, पानी पानी या पानी पानी। देखो आगे, जब भी इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो इन दोनों से अभिक्रियाओं से एक तो हमारे पास में बनता है NaOH, एक जो गैस बनती है वो बनती है Cl2 क्लोरीन गैस, और एक गैस बनती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। अब आप इसमें उत्पाद पर ध्यान दो, ये हमारे पास में क्या है, सार, सार या क्षार या सार, सार बेस, और ये कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन, और आगे जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। कहीं से कहीं ना तो गैस को निकालनी है, नेचुरली है ये तो इसमें क्लोरीन गैस और सार बन रही है। इन दोनों नाम को जोड़ के ही क्या नाम रखा गया यहाँ पे, क्लोरीन बनने के कारण, क्लोर और सार का प्रयोग करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। क्या कहते हैं, सार। इस कारण इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा, क्लोर सार अभिक्रिया। आपको पूछा जाए कि सर इस क्लोरीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है,
क्लोरीन का उपयोग एक तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के पाइप बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरीन का उपयोग पीने वाले जल को रोगाणुनाशक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाला जो जल होता है उसको रोगाणुनाशक या रोगाणु रहित करने के लिए इस क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर। हाइड्रोजन जो गैस बनती है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से किसके रूप में किया जाएगा? ईंधन के रूप में। यह आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है सारी चीजें। ये हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया? क्लोरसार अभिक्रिया। देखो इसमें और बता रहा हूं मैं आपको, अम्ल और सार के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। एक आपको इसके अंदर सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया या फिर हमें देता है राज। कौन सा राज? अम्ल राज। अम्ल राज या फिर एक्वारेजिया क्या होता है? कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको ऑप्शन में पहले ऑप्शन दे देता हूं और उसके बाद में आंसर बताऊंगा। 1:3, बी ऑप्शन हो जाएगा 3:1, फिर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में 2:1 और एक डी ऑप्शन हो जाएगा 1:2। ये तो ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है कि HCl व HNO3 का अनुपात होता है। HCl व HNO3 का अनुपात कितना होता है वो आपको बताना है। अब HCl और HNO3 किस में होगा वो भी हम बात करेंगे, और ये चीज अभी आपको, ये जब टॉपिक हम कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा, पहले आप इसमें नहीं बता पाओगे। देखो एक्वारेजिया, पहली बात तो ध्यान में रखना, इसमें एक तो HCl को मिलाया जाता है और एक HNO3 को मिलाया जाता है। इन दोनों का कितना कितना अनुपात होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मैं कोष्टक में लिख देता हूं यहां पर। एक तो इसके अंदर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ में सांद्र नाइट्रिक, कौन सी ट्रिक? नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनको मिलाया जाता है। किस किस अनुपात में मिलाएंगे तब ये चीज हमारे पास में बनेगी, उसको देखो याद करने का तरीका सिंपल सा तरीका है, और इस सिंपल से तरीके से आपको ये पता हो जाएगा। इसमें जो HCl है ना और एक HNO3 है, आप इन दोनों के ऊपर ध्यान दो थोड़ा, 1 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करो और अपने आप आंसर आपको पता लगेगा। इन दोनों के अंदर आप देख रहे हो जो नंबर है, जो अंकों का जो गणित का नंबर है उसको देखो। इसमें यहां पर क्या रखा है? नीचे यहां पर 3 आ रखा है। आप इसके अंदर देखोगे ये नीचे क्या रखा है? 3 आ रखा है ना, यहां पर ये 3 आ रखा है। इसके विपरीत साइड में यहां पर 3 कहीं नहीं है ना HCl में, तो ये जो 3 है इस HCl के पैरों में डालो यहां पर, और HCl के आसपास कहीं पर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है यहां पर। क्या है? 1, तो 1 को डालो यहां पर। ये हमारे पास में हो गया इन दोनों का रेशियो। किस किस का रेशियो? HCl और HNO3। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट? देखते ही आपने कि बोल दिया होगा सर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कारण देखो, अगर आपको HNO3 पहले दे दे आपको इसमें और बाद में आपको दे HCl, तो आपको अब पूछे अब इसका अनुपात क्या होगा? फिर से वही कि यहां पर 3 आ रखा है लेकिन इसके पैरों में यहां पर कुछ नहीं, 1 है, तो इसके विपरीत यहां पर डाल दो, इसके पैरों में 3 और यहां पर डाल दो 1, तो इसका मतलब HNO3 अगर पहले दें तो 1 हो जाएगा और HCl बाद में दो तो बाद में 3 हो जाएगा। अब पूछा किस दृष्टि से, पहले HCl और HNO3 दिया है तो 3:1, और HNO3 और HCl दिया है तो 1:3। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास में ये दे रखा था HCl और HNO3 का कितना अनुपात होगा, तो HCl और HNO3 का 3:1, और यहीं पर अगर ये दे देता तो कौन सा होता? उसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो ये एक्वारेजिया हमारे पास बनता कैसे वो हमने यहां पर समझा। आगे देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर आगे की जो डिटेल्स है वो आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी डिटेल्स और इसके अंदर यहां पर पूछी जा सकती है। देखो आगे की डिटेल्स के अंदर, आगे की डिटेल्स ये है हमारे पास में कि ये जो अम्लराज या फिर जो एक्वारेजिया है, तो HCl व HNO3 को
HCl व HNO3 को 3:1 में मिलाया जाता है तो बहुत ही भयानक एक द्रव्य का निर्माण होता है। एक द्रव का निर्माण होता है। एक द्रव का निर्माण होता है जो सोने से भी कठोर धातु, सोना मतलब Au, सोने से भी कठोर धातु प्लेटिनम को गलाने में सहायक है। प्लेटिनम को गलाने में सहायक है। सोने से भी कठोर धातु प्लेटिनम को गलाने में सहायक है। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि एक महिला अपने आभूषणों को सुनार के पास चमकीले बनवाने के लिए लेकर जाती है। चमकीले बनवाने के लिए लेकर जाती है तो उसके बाद सोने का भार कम हो जाता है। सोने का भार कम हो जाता है। तो बताइए सोनार ने आभूषण किस द्रव्य में या किस द्रव में डाले हैं, क्योंकि इससे आपके क्या हो जाएगा, भार कम होगा। और भार कम होने के कारण यहाँ पर सोने के आभूषण तो साफ हो गए, लेकिन भार क्या हो गए यहाँ पे कम। तो उस सुनार ने इन आभूषणों को किस द्रव्य में डाला जिसके कारण इनका भार क्या हो गया, कम, और आभूषण क्या हो गए, चमकीले। जो बूढ़ी महिला लेकर गई पहले जो भार था वो भार सेम टू सेम इसमें वापस नहीं मिला, भार कुछ क्या हो गया, कम हो गया। तो वो किसके अंदर उन पदार्थों को डालता है, तो वो डालता है एक्वा रेजिया के अंदर। किसके अंदर डालता है, एक्वा रेजिया। तो ये आपको ध्यान रखना। और कई बार ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा है ऐसा लॉजिक सा सवाल। वो ऑप्शन के अंदर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, विशेष रूप से एक्वा रेजिया, जिसमें HCl और HNO3 इन दोनों चीजों को यहाँ पर विशेष रूप से मिलाया जाता है। चले यहां से नेक्स्ट। अब देखो आगे, एक इसके अंदर आपके ये पूछा जाता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है कि गुरुजी दैनिक जीवन में इस पीएच का क्या महत्व है, हमें क्या पता लगेगा, इससे क्या बातें हम पता कर सकते हैं इसमें पीएच के महत्व। तो देखो पीएच के महत्व में एक हमारे पास में इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे अमाशय की पीएच। अमाशय की पीएच गुरुजी एक जो टॉपिक इसके अंदर और आता है वो आता है, ध्यान में रखना, दंत से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दंत से ध्यान में रखना। एक आता है इसमें मृदा की पीएच, और एक इसके अंदर 4 नंबर जो टॉपिक आता है वो आता है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। देखो कौन कौन सी चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है। आप कंटिन्यू क्लास लेते जाओगे तो आपके लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद चीजें आपको यहाँ पर पता लगेगी। कम समय के अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अमाशय की पीएच, दंत से, अम्ल वर्षा, और एक हमें मृदा की पीएच। देखो मृदा की पीएच के बारे में बात करें, एकदम सिंपल सा है और एकदम छोटा भी है, इसके अंदर कुछ ध्यान नहीं रखना है। जो भी मृदा होती है वो मृदा ना तो ज्यादा अम्लीय होनी चाहिए
मृदा है वो ना तो ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए और ना ही मृदा है वो ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। तो मृदा होनी कैसी चाहिए? उस मृदा की पीएच लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए, 7 के आसपास होनी चाहिए। और 7 के आसपास की जो मृदा होगी वो एकदम बेटर रहेगी और बहुत शानदार रहेगी यहाँ पर। तो मृदा ना तो अम्लीय होनी चाहिए है और ना ही आपके ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। तो क्या बोलना आपको? अम्लीय मृदा को चूना लगाना है, मतलब अम्लीय मिट्टी है तो उस अम्लीय मिट्टी में चूने का प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय मृदा को चूना लगाना है। और जो क्षारीय मृदा उसको क्या लगाना है? उसको लगाना है पाउडर, जिप्सम। क्षारीय मृदा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम। अगर खेत की मृदा है उसके अंदर पैदावार अच्छी नहीं हो रही है तो अम्लीय मृदा के अंदर चूने का प्रयोग, और क्षारीय मृदा के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे अम्ल वर्षा से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार पूछ लेता भी अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। देखो, बारिश के मौसम के अंदर जो पहली बार जो बारिश होती है, तो पहली बार बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को ना तो हम मतलब एक टांके के अंदर डालते हैं, ना ही उस पानी में बारिश में हम नहाते हैं यहाँ पे। कारण, क्योंकि वो जो पानी होता है वो आपके अम्ल की तरह व्यवहार करता है। देखो कारण क्यों? क्योंकि जो पहली बार बारिश होगी, पहली बात तो उसके अंदर काफ़ी महीनों का टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि सर्दी का मौसम भी तो रहता है बीच में, काफ़ी महीनों का टाइम तो रहेगा। इस कारण से वातावरण के अंदर अनेक सारे प्रदूषक गैस होती है, और मुख्य रूप से जो प्रदूषक गैस होती है वातावरण के अंदर वो होती है SO2 एंड एक होती है NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस होती है। ये जब गैसें वाटर के साथ, पानी के साथ मिल जाती है H2O के साथ, किसके साथ मिल जाती है? पानी के साथ, H2O के साथ। तो यहाँ पर आपके बनता है एक तो H2SO4 और यहाँ पर बनता है HNO3। अच्छा सर, ये दोनों तो सर हमने यहाँ पर अभी एक टॉपिक पढ़ा था अम्ल, उसके अंदर हमने ये उदाहरण पढ़े थे सर। ये यहाँ पे H2SO4 और एक कौन सा पढ़ा था? HNO3 यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी सर जो अम्ल है, यही अम्ल पानी के साथ में नीचे आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। और यही वर्षा का जो जल का पीएच मान होता है वो लगभग 5.6 होता है। और ये अम्ल वर्षा होगी जब जलाशयों के अंदर जाएगा, तो जलाशयों के अंदर जो जलीय जीवों की उत्तरजीविता होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम। मछलियां वगैरह कई बार मरने भी लग जाती है। और यही अम्लीय वर्षा जब पौधों की जड़ों तक जाएगा तो पौधों की जड़ों को भी क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको तो बस इतना ध्यान में रखना है, अम्लीय वर्षा कौन कौन से ऑक्साइड के कारण होती है? SO2 और एक कौन सा हो जाएगा? NO2 ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और एक कौन सा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आ जाओ इधर आप अमाशय के अंदर। अमाशय मतलब होता है पेट। पेट के अंदर आपको पता होगा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। कौन से रस? जठर रस, जिसमें HCl भी होता है, पेप्सिन भी होता है और श्लेष्मा भी होता है। क्या होता है? श्लेष्मा। ये चीजें तो होती हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा का कार्य है। और HCl है ये अमाशय भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो HCl का ज़्यादा स्त्रावण होता है, जिसके कारण पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है। पेट के अंदर एसिडिटी, DT, कौन सा DT? एसिडिटी हो जाती है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। और इसको कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए मोम का यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। इसका यूज करने से अमाशय की जो पीएच का मान होता है वो वापिस आपके क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ज्यादा एसिडिटी नहीं होती। एक आता है यहाँ पे दंत से। दांतों का जो आवरण है वो इनेमल का बना होता है। पहली बात तो इनेमल, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? इनेमल, जिसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये होता है इनेमल का फॉर्मूला, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। लेकिन क्या होता है कि जब रात्रि के समय खाना खाने के बाद दांतों को या मुख को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं तो हमारे सामान्य मुख का पीएच मान होता है 6.5। लेकिन जो भोजन के फंसे हुए जो टुकड़े होते हैं मुख के अंदर दांतों के बीच में,
उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वो मुख की पीएच को कितना कर देते हैं 5.5। अब इतनी पीएच जब कम होगी तो आपको पता होगा कि पीएच का मान कम होने के कारण एसिड बढ़ेगा, और जब एसिड बढ़ेगा तो हमारे दांतों का सेक क्या हो जाएगा, प्रारंभ, मतलब दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, दंत से। तो दंत से कब प्रारंभ होता है, जब पीएच का मान, मुख गुहा की पीएच का मान कितना हो जाता है 5.5। मृदा, अम्लीय मृदा को चूना और सारी मृदा को जिप्सम। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण 5.6 इसका पीएच। अमासी की पीएच तो HCl का ज़्यादा स्त्रवण होने के कारण एसिडिटी हो जाती है, या जठर रस का ज़्यादा स्त्रवण होने के कारण एसिडिटी, उसे हम कहते हैं अमासी की पीएच। तो ये अम्ल, सार और लवण के बारे में आपकी छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे एक अच्छा सा टॉपिक था, जिसमें हमने लगभग सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर किए। आप इसको अच्छे से नोट्स के टाइप में भी लिख सकते हैं। और कैसी लगी ये क्लास आप ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और जो प्रैक्टिस बुक का एप्लीकेशन है उसको भी आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। टेस्ट सीरीज वगैरह या फिर जो ऑनलाइन कोर्सेज है, नोट्स वगैरह है, वो सारे वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप उनका डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं वीडियोज़ का। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट जरूर करते हैं। धन्यवाद।